तो वेक्टर प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करते हैं। वेक्टर में वेक्टर्स स्टार्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में जो हमें स्टडी करना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट जो है वो है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। सेकेंड जो स्टडी करना है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। धीरे धीरे करके सारा डिटेल में जाएंगे, बी केयरफुल और बहुत ध्यान से सुनना है। लेट अस कंसीडर देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B। मॉड ऑफ वेक्टर A या सिंपली A, ये जो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। सिमिलरली मॉड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू B, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। और साथ में जो इंफॉर्मेशन है, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज थीटा, और जनरली ये रेडियन में लेते हैं क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, लेट्स से ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, और इनके बीच का जो एंगल है स्मॉलर एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर होता है, हम डिफाइन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। इट इज अ डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ऐसे डिफाइन किया गया है। आया कहां से, कैसे किया, वो जानने की हमें जरूरत नहीं है यहां पर। और ये जो डॉट लगाते हैं बीच में, इसको बोलते हैं डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर। तो इट इज अ फंडामेंटल और बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसी को अच्छे से हमें समझना है। जैसा यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि जो डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A आ रहा है, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B आ रहा है, और ये कॉस ऑफ थीटा आ रहा है। तो ये भी एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर है। और कॉस थीटा का वैल्यू आपका वेरी कर सकता है, 0 से, थीटा का वैल्यू 0 से 180 डिग्री। तो कॉस थीटा का वैल्यू आपका वेरी कर सकता है -1 से +1। मतलब अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ये एक स्केलर वैल्यू है, ये एक स्केलर है, और ये भी एक स्केलर है। तो एज अ डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो वी गेट स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। तो एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वी विल गेट स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं। जैसे हम एक सिचुएशन, इसके डिफरेंट पॉसिबिलिटी की बात करें, तो यहां पे एक एक पॉइंट करके करते जाते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब वेक्टर A इज पैरेलल टू द वेक्टर B। इसका मतलब ये है कि जो cos 0 डिग्री का वैल्यू होगा वो +1 होगा। तो जब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB, और यहां पर cos 0 डिग्री, तो यहां से A वेक्टर डॉट B वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा इंडिविजुअल वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के बराबर, और यही मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट होगा।
बाकी यहाँ से सब कुछ आएगा, सारे केसेस आएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए और तुरंत रिजल्ट आना चाहिए। यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दें, इसका मतलब ये है यदि वेक्टर ए है तो उसके एंटी पैरेलल वेक्टर बी है। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो यहां से cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो -1, तो यहां से a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू -ab। ये जो वैल्यू आई इट इज अ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। थर्ड सिचुएशन पे आते हैं जो स्टैंडर्ड है। यदि आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इसका मतलब यदि ये वेक्टर a है तो उसके परपेंडिकुलर जो है वो वेक्टर b है। यहां से अप्लाई करें तो cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। मतलब इफ वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ये कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशंस हैं जो हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में यदि हम बात करें, यहीं पर थोड़ा सा एनालाइज करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। जैसे हमारे पास ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और हम पहले बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर along b वेक्टर। ध्यान से सुनना, यहां से प्रोजेक्शन का मतलब होता है यदि रेज ऑफ लाइट b वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रही हैं, लेट्स से ये रेज ऑफ लाइट हैं, रेज ऑफ लाइट समझने के लिए, और जब इसका a वेक्टर जो है उसका शैडो फॉर्म होगा b वेक्टर के ऊपर, वो शैडो जो होगा दैट शैडो विल बी लाइक दिस। लेट्स से इसका लेंथ जो है वो x है, और एंगल बिटवीन वेक्टर तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके थे, वो कितना है, थीटा है। अब यहां पर इस ट्रायंगल में बात करें तो cos थीटा अप्लाई करें, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a के बराबर होगा। चलिए, तो ये a, यहां से आपके पास x इज इक्वल टू a cos थीटा, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर along वेक्टर b। अच्छा, कई बार तो मैग्नीट्यूड ही पूछा जाता है डायरेक्टली, या फिर कई बार वेक्टर फॉर्म में पूछा जाएगा। तो वेक्टर को फॉर्म में लिखना है तो x वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, x के बराबर होना चाहिए। और डायरेक्शन किसके अलॉन्ग की बात कर रहे हैं, b वेक्टर के अलॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन किसका होना चाहिए, b वेक्टर का होना चाहिए। तो b वेक्टर के यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास आ चुका है a cos थीटा और b वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखते हैं प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से x इज इक्वल टू a cos थीटा डिवाइड बाई b, और b वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ a वेक्टर along b वेक्टर। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि हम इसी में डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज कर लें, और डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन ये है, ध्यान दीजिए, यहां से a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा, और उस एक्सप्रेशन में a cos थीटा आ रहा है तो उसको लिख सकता हूं a cos थीटा की जगह a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाई b को इधर ले आता हूं। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू a वेक्टर
डॉट बी वेक्टर और डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहां बी एक ऑलरेडी है तो डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। ये भी डिफरेंट फॉर्मेट है लिखने के, तो ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली हम बात करें प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो सिमिलर मैनर में लिख देंगे। तो प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो अब मैं दोबारा से ड्राइव नहीं कर रहा हूं, सिमिलर वही मैनर है, वैसे ही करना है। तो यहां से उसको बोल देते हैं y इज इक्वल टू, जहां जहां a है वहां वहां क्या आ जाएगा b, तो यहां b cos थीटा आप चाहो तो करके देख लेना, डिवाइड बाई a, और डायरेक्शन किसके अलोंग, a के अलोंग। इसको लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाई a स्क्वायर इनटू a वेक्टर, इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हमने डॉट प्रोडक्ट में डिस्कस करी कि हमारे पास इंडिविजुअल वेक्टर a एंड b गिवन थे, उनके मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन है, एंगल बिटवीन वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इट इज अ फंडामेंटल और बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यहां से हमने बिल्कुल क्लियर किया। फिर यहां से डिफरेंट सिचुएशन एनालाइज किए एंगल के रिस्पेक्ट में, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो डिस्कस किए कि मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट कब होगा, मिनिमम कब होगा और जीरो कब होगा। और यहां पर हमने प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया, अप्लाई किया, और हमने देखा कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग बी वेक्टर वो इसके बराबर होगा, और बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग वेक्टर ए का वैल्यू ये होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें और एनालाइज करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो जो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है हमारे पास वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। यहां से यदि कॉस थीटा कैलकुलेट करना चाहें, यदि हमें डॉट प्रोडक्ट पता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड बाई बी का मैग्नीट्यूड। यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी। ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट जनरली यूज होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अभी हमने जो जनरल डिस्कस किया, डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया। डॉट प्रोडक्ट को कंटिन्यू करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट में हमें देखना है डॉट प्रोडक्ट में अब हम कंटिन्यू करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट हमें अब स्टडी करना है इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझना है कि वेक्टर यदि हमें यूनिट वेक्टर के फॉर्म में गिवन है तो उसको डॉट प्रोडक्ट में कैसे अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलोंग के यूनिट वेक्टर को जे कैप, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप। स्टैंडर्ड नोटेशन है विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, देयर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम। यदि हम एंगल की बात करें तो एंगल बिटवीन कोई दो डिफरेंट एक्सिस सिस्टम लेंगे तो 90 डिग्री होगा। मतलब आई कैप एंड जे कैप की बात करें, या फिर जे कैप एंड के कैप के बीच के एंगल की बात करें, या फिर के कैप एंड आई कैप के एंगल की बीच की बात करें, या कोई भी दो डिफरेंट लेंगे, तो जो एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक्सिस सिस्टम जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, ऐसे ही आप इमेजिन कर सकते हो। चाहे आई जे के बीच का एंगल देखो, या जे और के बीच का एंगल देखो, या के और आई के बीच का एंगल देखो, 90 डिग्री रहेगा।
या फिर आई और माइनस जे के बीच का एंगल देखो तब भी क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, या फिर आई और माइनस के बीच में एंगल देखो तब भी 90 डिग्री रहेगा। तो कोई भी दो डिफरेंट एक्सिस सिस्टम के अलोंग यूनिट वेक्टर लेंगे, एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लेंगे तो उनके बीच का एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अच्छा, यदि हम एंगल बिटवीन सेम यूनिट वेक्टर के अलोंग की बात करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बिटवीन आई कैप एंड आई कैप की बात करूं या फिर जे कैप एंड जे कैप या फिर के कैप एंड के कैप की बात करूं, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। भाई आई कैप भी इधर है, दूसरा आई कैप भी होगा तो इधर ही होगा, तो एंगल बिटवीन देम कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यदि मैं एंगल बिटवीन आई कैप एंड माइनस आई कैप के बीच की बात करूं, आई कैप एंड माइनस आई कैप या फिर जे कैप एंड माइनस जे कैप या फिर के कैप एंड माइनस के कैप की बात करूं, तो जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि आई कैप जो है वो उसका डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और माइनस आई कैप का डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंगल बिटवीन देम 180 डिग्री होगा। ये बात भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये रिजल्ट आगे यूज होने वाले हैं, इसलिए इनका डिस्कशन बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट थी, वो था यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इट वाज द फर्स्ट डेफिनेशन। यदि मैं यही डेफिनेशन इन वेक्टर के लिए अप्लाई करूं, तो यदि मैंने आई कैप डॉट आई कैप, मतलब ए वेक्टर भी आई कैप है और बी वेक्टर भी आई कैप है और ये यूनिट वेक्टर है, तो इनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तो इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ, इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, यहां पर डिफाइन किया हुआ हमने, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो इज इक्वल टू 1 आएगा। मतलब इन शॉर्ट हम इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं, यदि दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका जो वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू यूनिटी विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहां से एक आइडेंटिटी डेवलप हुई, जो आइडेंटिटी हमें याद रखनी है, आई कैप डॉट आई कैप या फिर लें जे कैप डॉट जे कैप या फिर के कैप डॉट के कैप, इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 1 यूनिट रहेगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यदि हम दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर लें, आई कैप डॉट जे कैप, अब मैंने बोला था यदि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं और ये जो एक्सिस सिस्टम है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर के अलोंग क्या रहेगा, एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 1 यूनिट, और जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो यहां से एक नई आइडेंटिटी डेवलप होगी, आई कैप डॉट आई कैप की बात, आई कैप डॉट जे कैप की बात करें, या फिर जे कैप डॉट के कैप हो, या फिर के कैप डॉट आई कैप हो, या फिर आई कैप डॉट माइनस जे कैप हो, या फिर जे कैप डॉट माइनस के कैप हो, या फिर के कैप डॉट माइनस आई कैप हो, इन सब का वैल्यू 0 रहेगा, क्योंकि एंगल बिटवीन दीज टू यूनिट वेक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, एक आइडेंटिटी और आते हैं, यदि मैं आई कैप डॉट माइनस आई कैप की बात करूं, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और एक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एंगल बिटवीन देम कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट,
और एंगल बिटवीन देम cos ऑफ 180 डिग्री, और आपको पता होना चाहिए cos ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1, तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा -1। तो यहां से एक आइडेंटिटी डेवलप हुई, उस आइडेंटिटी को लिखते हैं, वो क्या है, आई कैप डॉट माइनस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट माइनस जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट माइनस के कैप विल ऑलवेज बी इक्वल टू -1। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये आइडेंटिटी हम आगे यूज करने वाले हैं, तो इनको आपको पता होना जरूरी है। अच्छा, अब हम डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं। यदि हम बात करें दो डिफरेंट वेक्टर लेते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। इन दो के बीच का हमें क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं, फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं जरा वो देखते हैं। तो जो बेसिक डेफिनेशन है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये हमें फाइंड करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ए वेक्टर का वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देता हूं और बी वेक्टर का वैल्यू यहां से उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं बस। तो यहां से a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप डॉट, डॉट ऑपरेटर है तो डॉट, a2 i कैप बी वेक्टर की वैल्यू प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। बस अब कुछ नहीं कर रहा हूं, बस इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब जैसे आप 10 तक पढ़ते आ रहे हो कि दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वाले को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड वाले को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना आपने 10 तक खूब अच्छे से सीखा है। इसी को यहां से हो जाएगा a1 a2 i कैप, और ये डॉट ऑपरेटर है तो डॉट i कैप प्लस a1 b2 i कैप डॉट j कैप प्लस a1 c2 i कैप डॉट k कैप। मैंने पहले वाले टर्म को दूसरे वाले ब्रैकेट के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब दूसरे की बारी, प्लस b1 a2 j कैप डॉट i कैप प्लस b1 b2 j कैप डॉट j कैप प्लस b1 c2 j कैप डॉट k कैप। अब दूसरे वाले टर्म को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हम दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, और ऑपरेटर जो है वो डॉट है तो डॉट ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड वाले की बारी, c1 a2 k कैप डॉट i कैप प्लस c1 b2 k कैप डॉट j कैप प्लस c1 c2 k कैप डॉट k कैप। कुछ नहीं किया है, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है डॉट ऑपरेटर के साथ। अभी हमने देखा कि जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले हैं, आई कैप डॉट जे कैप या आई कैप डॉट के कैप, इन सब का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये हम जो आइडेंटिटी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, ये वाली आइडेंटिटी वही यहां पर अप्लाई हो रही है। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, और आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप का वैल्यू कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो ये 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आया है, याद करने का तरीका सुन लो। यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है
तो आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पूरी कहानी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि फंडामेंटल तरीका क्या है, बेसिक तरीका क्या है, आता कहां से है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से, वो समझाने के लिए पूरी कहानी बताई गई है। याद करने का सिंपल सा तरीका क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू ये आ जाएगा। यदि वेक्टर हमें आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में गिवन है, देन इट विल बी द रिजल्ट। बाकी प्रीवियस स्लाइड में हम देख ही चुके हैं, यदि इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है, तो डायरेक्टली हम अप्लाई कर देंगे ए बी कॉस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, एंगल बिटवीन देम पता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू रख दे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फाइनली हमारे पास डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हम बात करें इसी के आगे, अब यदि हमें इसके फॉर्म में वेक्टर पता थे आई कैप जे कैप के कैप, तो डॉट प्रोडक्ट ही आ जाएगा। अच्छा, क्या हमें इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा? यदि हमें वेक्टर पता है तो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड हम प्रीवियस लेक्चर में किए हैं कि कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये सब इसलिए कर रहे हैं कि यदि हमें एक डेफिनेशन देखी थी हमने एंगल निकालने के लिए, तो अभी देखा था हमने यदि एंगल निकालना है तो उसका हमने किया था a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाई a b। इट इज अ, अब हम बात करें ये एंगल, वो डेफिनेशन यहीं से आती है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए बी को इधर ले आए cos थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी। और क्या हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू मिल गया है? क्या हमें इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड पता है? क्या हम एंगल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस? इसका वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसका मैग्नीट्यूड यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर यूजिंग दिस रिलेशन, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्टडी कर चुके हैं, अब क्रॉस प्रोडक्ट को स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर देयर आर टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने दो वेक्टर एज्यूम किए, लेट से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ध्यान से सुनिएगा। एंड एंगल बिटवीन देम थीटा। वैसे ही जो हमें इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं एक बार। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जो फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा ईटा कैप। तो ये जो आया एक्सप्रेशन, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बिल्कुल इसको याद करना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कहां से आया?
कहां से डिड्यूस किया गया, क्या इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, वो कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये एक मेथड है, एक डेफिनेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, उतना हमारे लिए काफी है। ये जो ऑपरेटर क्रॉस अप्लाई किया है, ये क्रॉस ऑपरेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑपरेटर। जैसे वहां पर क्या बोल रहे थे, डॉट ऑपरेटर। यहां पर ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये एक स्केलर है, क्योंकि ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन तो होगा नहीं। ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब ये भी एक नंबर है, ये भी स्केलर नंबर है। साइन थीटा ये भी एक नंबर देगा, मतलब ये एक्सप्रेशन ए बी साइन थीटा इज अ नंबर, इज अ स्केलर वैल्यू। तो ये क्या देगा आपको? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक जो नया वेक्टर मिला है उसका मैग्नीट्यूड, और जो ईटा कैप है, ईटा कैप हमें देगा डायरेक्शन ऑफ जो नया वेक्टर मिला एज अ रिजल्ट, ये देगा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो एज अ रिजल्ट न्यू क्वांटिटी मिली क्रॉस प्रोडक्ट से, वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, we get vector quantity। क्या करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी या वेक्टर मिलेगा जिसमें मैग्नीट्यूड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। अब एक एक करके चीजें डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो नया वेक्टर मिला एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो मेथड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको लिखने का तरीका, या तो ईटा कैप जो हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया यही तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एक जो नया वेक्टर मिला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये एक नया वेक्टर मिला, और नया वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर के ऊपर क्या लगाते हैं? साइन, कैप। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये कैप। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? दोनों चीजें, ये ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, लिखने का तरीका है, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम ही है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। और एक जो नया वेक्टर मिला उसके ऊपर कैप लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? डायरेक्शन। या क्या इसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। अच्छा, इसमें हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट, इसको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा, 12th में भी बहुत इसका एप्लीकेशन है। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसको बहुत अच्छे से समझना है। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? डायरेक्शन फाइंड करना है हमें। यदि ए वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है और ये एंगल बिटवीन देम थीटा है, स्मॉलर एंगल को बोलते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल बोलता है, डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका बताता है ये। तो राइट हैंड आपका ये हो गया राइट हैंड, और ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए जो पहले वेक्टर आया है और ये बाद में वेक्टर आया है, हमें किस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो क्या करते हैं? क्या स्टेटमेंट है इसका? वी हैव टू पुट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ऐसे रख दिया लो, राइट हैंड की फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है, और कर्व करना है टुवर्ड्स वेक्टर बी। तो वेक्टर बी कर्व करना है, तो ऐसे घुमा के ऐसे कर्व कर सकता हूं, ऐसे कर्व करूंगा तो हाथ में प्रॉब्लम आ जाएगी। साथ में कर्व कराना है, और कर्व कराते समय ये रोटेशन में जब रोटेट करें फिंगर, तो उसमें थीटा जो एंगल बिटवीन वेक्टर है वो इंक्लूड होना चाहिए। तो यदि ए की तरफ रखने के लिए इनफिनाइट वेज, ऐसे कैसे भी रखूं, ऐसे रखूंगा तो ऐसे फिंगर घूमेंगी, ऐसे फिंगर घूमेंगी तो थीटा इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे रखूंगा, ऐसे घुमा नहीं सकता,
ऐसे घूमेगा तो मतलब बी की तरफ नहीं जा रहा है, फिर हम तो रखना कैसे पड़ेगा राइट हैंड को ऐसे, और फिंगर किसके अलॉन्ग होनी चाहिए, ए वेक्टर के अलॉन्ग होनी चाहिए। और अब बी की तरफ कर्व करूं तो बी की तरफ कर्व भी हो रही है और साथ में थीटा को भी इंक्लूड कर रहा है, किसको, एंगल बिटवीन वेक्टर को भी इंक्लूड कर रहा है, मतलब अब सही सिचुएशन है। मतलब वी हैव टू पुट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in the direction of first vector and curve towards second vector including theta, then direction of right hand, thumb of right hand will give us direction of a vector cross b vector या फिर eta cap। तो we have to put fingers of right hand, we have to put fingers of right hand in the direction of first vector and curve towards second vector including theta, then direction of thumb will give us direction of A vector cross B vector। Be careful, definition बिल्कुल clear होना चाहिए। If we put fingers of right hand in the direction of vector A and curve towards vector B including theta, then direction of thumb will give us direction of eta cap या A vector cross B vector। तो अब डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि आपका ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, ध्यान से समझना है इसको, ये नीचे हमने लिया था ए वेक्टर और ऊपर लिया था बी वेक्टर, तो ये वेक्टर हमने कंसिडर किए थे और हमें एक नया वेक्टर फाइंड किया है क्रॉस प्रोडक्ट से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये जो दोनों वेक्टर है इस बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। हमें फाइंड करना है जो नया वेक्टर मिला क्रॉस प्रोडक्ट से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसका डायरेक्शन कहां होना चाहिए या वो वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, ठीक। राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा कि वी हैव टू पुट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं तो ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर है और बी वेक्टर की तरफ कर्व करना है इंक्लूडिंग थीटा, तो ऐसे कर्व करेंगे तो थीटा भी उसमें इंक्लूड हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ थंब कहां जा रहा है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इस सिचुएशन के लिए आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो जो नया वेक्टर मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा। वो कहां होगा, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, या उसका डायरेक्शन जो ईटा कैप होगा वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा, बात एक ही है। तो जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहां मिला, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यदि मैं बी क्रॉस ए वेक्टर फाइंड करता तो बी क्रॉस ए करता तो बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम और फिर ईटा कैप आता। तो बी क्रॉस ए करता तो जरा जो नया ईटा कैप आता, जो नया वेक्टर आता, उसका डायरेक्शन कहां होता, तो बी की तरफ। यदि बी क्रॉस ए करता तो बी पहला वेक्टर हो जाता, ए सेकेंड वेक्टर होता, तो बी की तरफ फिंगर रखता, कर्व करता टुवर्ड सेकेंड वेक्टर इंक्लूडिंग थीटा, थीटा भी इंक्लूड हो रहा है। अब थंब कहां जा रहा है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों सेम वेक्टर नहीं है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है यदि ए वेक्टर बी वेक्टर इस प्लेन में है, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड करने वाले हैं कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
रिप्रेजेंट करने का तरीका आउटसाइड द प्लेन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जो नया वेक्टर आया वो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है और इनसाइड की डायरेक्शन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का होगा, क्योंकि ए बी साइन थीटा तो चाहे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालें या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालें, ए बी साइन थीटा का टर्म तो कॉमन आने वाला है, बस डायरेक्शन एक साइड आउटसाइड द प्लेन पेपर आ रही है, एक साइड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रही है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो नया वेक्टर मिला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। मतलब कहने का ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर, भाई इस प्लेन में कोई भी वेक्टर रहे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन है तो इस प्लेन से तो 90 डिग्री एंगल ही बनाएगी। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि यदि किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहता था, जीरो, क्योंकि ए बी कॉस थीटा होता था और यदि थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जीरो। तो यहां से एक और रिलेशन डेवलप हुआ, वो ये कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किससे लेंगे, ए वेक्टर से लेंगे, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर तो इसी प्लेन में है। एंगल बिटवीन इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सिमिलरली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि बी वेक्टर से लें या फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करूं तब भी वही बात है, बस ये है कि ये वाला जो वेक्टर आएगा वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा। डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन सब का वैल्यू जीरो होगा। मतलब इन शॉर्ट कि जो नया रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये कुछ फंडामेंटल बेसिक रिजल्ट हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो बहुत फंडामेंटल चीजें समझी हमने यहाँ पे। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऊपर लिख भी चुके हैं, ये रहेगा। और ये किसके बराबर रहेगा, ए बी साइन थीटा के बराबर, क्योंकि इसका मॉड लोगे आप तो ये तो मैग्नीट्यूड ही है और ये क्या रहेगा, ईटा का एफ है, यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है, 1 यूनिट। तो यहां से थीटा भी निकाल सकते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से भी थीटा निकालना सीखा था, यहां से भी निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। इस रिलेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी किया कि ये फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशन है, सबका मीनिंग क्या है, एज अ रिजल्ट किस टाइप की क्वांटिटी मिल रही है, मैग्नीट्यूड कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है नए वेक्टर का। फिर हमने मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन या मेथड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल को डिस्कस किया, उसको डिटेल से समझा और उसके रिकॉर्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कंक्लूड किए। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, और क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। वैसे चलते हैं फंडामेंटल बेसिक से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये आई कैप, जे कैप समझा चुका हूं, बार बार वही चीज बोल रहे हैं हम, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। एंगल बिटवीन देम डॉट प्रोडक्ट में देखा था,
आई आई के बीच का एंगल 0, जे जे का 0, के का 0। मतलब सेम टाइप के यूनिट वेक्टर लेंगे तो एंगल 0 रहेगा, और दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर लेंगे आई जे के में तो एंगल 90 डिग्री रहेगा। वो हम डिस्कस किए हैं अच्छे से। तो यहां से यदि हम बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन यूज करें तो यदि हमें क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, और ईटा कैप से हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां से यदि मैं आई कैप क्रॉस आई कैप करूं, एक समझते हैं, तो यहां से फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री और ईटा कैप, और साइन ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो नंबर कुछ भी बना रहे 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0। अच्छा, तो एक आइडेंटिटी, तो यहां से क्या मिल गया हमें? 0 मिल गया। बेसिकली ये 0 वेक्टर मिला। क्या मिला? 0 वेक्टर। इसी को नल वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि एज अ क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, और वहां से भी 0 आ जाता है तो बोलेंगे वो वेक्टर है, और नल वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, उसी को 0 वेक्टर भी बोलते हैं। यदि हम बात करें आई कैप क्रॉस माइनस आई कैप की, तो ये आई कैप है, इसके अपोजिट माइनस आई कैप, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है। तो 1 फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री, और इसका वैल्यू भी 0 होता है। तो अभी भी हमें क्या मिलेगा? नल वेक्टर मिलेगा या फिर 0 वेक्टर मिलेगा। अच्छा, तो यहां से जनरल कंक्लूजन पे आते हैं। आई कैप क्रॉस आई कैप की बात करें, या फिर जे कैप क्रॉस जे कैप की बात करें, या फिर के कैप क्रॉस के कैप की बात करें, या फिर आई कैप क्रॉस माइनस आई कैप की बात करें, या फिर जे कैप क्रॉस माइनस जे कैप की बात करें, या फिर के कैप क्रॉस माइनस के कैप की बात करें, इन सब का वैल्यू 0 रहेगा। इन शॉर्ट फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। यदि एंगल बिटवीन वेक्टर 0 डिग्री है, मतलब यदि वेक्टर पैरेलल है। यदि एंगल बिटवीन वेक्टर 180 डिग्री है, मतलब वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू भी 0, 180 डिग्री का वैल्यू भी 0। मतलब वेक्टर्स, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, देन क्रॉस प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक चीज है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यदि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर लेते हैं, आई जे लें या जे के लें, तब क्या होगा? यदि मैं आई कैप क्रॉस जे कैप लेता हूं, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, ध्यान से देखना। सेकेंड वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 यूनिट, और आई और जे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू भी 1, और ईटा कैप। ईटा कैप, अब ईटा कैप के बारे में थोड़ा समझना है। ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है? आई कैप है, और ये जे कैप है। तो मैंने बोला आई क्रॉस जे निकालना है, राइट हैंड थंब रूल बताया था। आई की तरफ पहला वेक्टर, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री है। फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर राइट हैंड की, कर्व टुवर्ड सेकेंड वेक्टर, थंब जिधर जाएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। थंब जा रहा है आउटसाइड द प्लेन, और आउटसाइड द प्लेन यदि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है? के कैप। तो जो ईटा कैप का वैल्यू होगा वो किस यूनिट वेक्टर के बराबर होगा? के कैप यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू हो जाएगा के कैप। सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप करके देखो, वो होगा आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप ये होगा जे कैप। और सिमिलरली हम बात करें जे कैप क्रॉस आई कैप, मैंने बोला इंटरचेंज करने के डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी,
माइनस के कैप, राइट हैंड थंब रूल से समझा था हमने, के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। ये आइडेंटिटी यूज होंगी आगे, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किन दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो वेक्टर होगा और कहां कहां क्या यूनिट वेक्टर डेवलप होंगे, उस बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से क्लियर होते हैं। अच्छा, अब हम इसी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो लेट देयर आर टू वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। दूसरा वेक्टर बी वेक्टर एज्यूम किया a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जो फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है वही अप्लाई करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू ईटा कैप। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट में देखा था, मैं ए वेक्टर को यहां पर रख देता हूं, बी वेक्टर को यहां पर रख देता हूं। अभी मुझे इस चीज से मतलब ही नहीं है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहां से ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर लिखते हैं a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और क्रॉस ऑपरेटर है तो क्रॉस। बी वेक्टर है ये, सब्स्टिट्यूट करते हैं a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। सॉल्व करते हैं इसको, जैसे दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही करना है, 10 तक जैसे करते रहे, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, a1 a2, ये i फिर बाद में i, तो i और ऑपरेटर कौन सा है, क्रॉस, तो क्रॉस i प्लस, अब इसको दूसरे टर्म से करते हैं a1 b2। ध्यान रखना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो a1 b2 पहले i कैप आया बाद में j कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि इंटरचेंज हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले आई है और ऑपरेटर क्रॉस है, फिर जे प्लस a1 c2 पहले आई क्रॉस के, सॉरी ये के कैप, आई क्रॉस के, हाँ ठीक। ऐसे ही दूसरे टर्म करते हैं। दूसरे टर्म में प्लस b1 a2 पहले j फिर क्रॉस ऑपरेटर देन i प्लस b1 b2, इसमें तो दोनों सेम है तो इससे कोई बताने की जरूरत नहीं है, प्लस b1 c2 j कैप क्रॉस k कैप। सिमिलरली लास्ट वाले को भी करते हैं, c1 a2 k कैप क्रॉस i कैप प्लस c1 b2 k कैप क्रॉस j कैप प्लस c1 c2 और k कैप क्रॉस k कैप। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इनकी बारी आई, यहां पर i कैप क्रॉस i कैप मतलब सेम टाइप वाले का क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, जीरो आ रहा था, ये जीरो, ये जीरो, सॉरी ये जीरो सेम टाइप का, ये जीरो और ये वाला टर्म जीरो। अब इनकी बात करते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू क्या आ रहा था, के कैप, तो इसका वैल्यू हो जाएगा के कैप। ध्यान देना ठीक से। और आई कैप क्रॉस के कैप, जरा देखो आई कैप क्रॉस के कैप क्या है, ये है आई कैप क्रॉस के कैप, ये माइनस जे कैप है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस जे कैप। बिल्कुल बी स्पेसिफिक। जे कैप क्रॉस आई कैप, देखो जरा जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के कैप। अच्छा, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, ये हो जाएगा आई कैप, आई कैप। ध्यान दो ठीक से, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, जे कैप, तो ये वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी जे कैप। अब बारी आई इसकी, के कैप क्रॉस जे कैप, जरा देखो माइनस आई कैप, ये हो जाएगा माइनस आई कैप।
ध्यान दो ठीक से। तो ये हमने फंडामेंटल बेसिक रिजल्ट अप्लाई किए हैं। अरेंज करते हैं, आई वाले एक साथ, जे वाले एक साथ, के वाले एक साथ। तो यहां पर आई वाला है एक, तो ये प्लस आई है और ये है, तो ये हो जाएगा आपका B1 C2 और ये वाला माइनस वाला है तो माइनस C1 B2, और मैंने इसमें आई कैप कॉमन ले लिया है प्लस। जे वाले अरेंज करते हैं, जे वाला ये माइनस जे वाला है और ये प्लस जे वाला है, तो ये हो जाएगा C1 A2 और ये माइनस A1 C2 जे वाला आ गया। चलो के वाला देखें, ये पॉजिटिव के वाला है और ये नेगेटिव के वाला, इनको अरेंज कर देते हैं, तो प्लस A1 B2 और ये माइनस B1 A2 के कैप। अब आप खुद देखो ये क्या मिला मुझे, ये मिला एक नया वेक्टर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इट इज अ न्यू वेक्टर और विच इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से हमें ये नया वेक्टर मिला, जिसमें से आई कैप का कोफिशिएंट ये है, जे कैप का कोफिशिएंट ये है और के कैप का कोफिशिएंट ये है। एक नया वेक्टर मिला। अब नया वेक्टर मिल गया तो नया वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहे निकाल लें, नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहे निकाल लें, वो सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इट इज अ फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और यदि आई कैप जे कैप में है तो कैसे करना है। अब ऐसे करते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। ये आता कैसे है, फंडामेंटल तरीका यूज करके कैसे आता है रिजल्ट, उसके बारे में डिस्कस किया। यदि हम बात करें, इसका एक मेथड है सिंपल जो हमें यूज करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो उस मेथड को बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड जरा अप्लाई करें। मैट्रिक्स मेथड, उसमें क्या करना है, यदि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालना है, ध्यान से देखना, तो क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे जो पहले तो यहां पर आई कैप और यहां जे कैप, ये सब तरीका है के कैप। पहले A वेक्टर है तो उनके कोफिशिएंट लिख देंगे, तो यहां पर A1 B1 C1, यहां पर A2 B2 एंड C2। चलिए सिंपल सा तरीका। फिर क्या करना है, हमें लिखना है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का रिजल्ट लिखना है। तरीका क्या है, यहां पर मैं ब्रैकेट बना लेता हूं, यहां पर आई कैप का कोफिशिएंट लिख लूंगा, यहां पर ब्रैकेट बना लेता हूं, यहां पर जे कैप का कोफिशिएंट लिख लूंगा। चलो नीचे लिख लेते हैं, यहां पर जगह नहीं है, तो यहां पर के कैप का कोफिशिएंट लिख लूंगा इन ब्रैकेट में। जब आई कैप का कोफिशिएंट लिखना है, बाकी तो यदि करना है तो फिर ऐसे करो, तो ये वेरी लॉन्ग प्रोसेस। यहां से एक मेथड है सिंपल से, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। ये क्या करना है, यदि आई कैप का कोफिशिएंट लेना है तो आई वाला कॉलम छोड़ना है। ध्यान देना बोर्ड को ठीक से, आई वाला कॉलम छोड़ दिया, इसको ब्लॉक, ये छोड़ दिया। फिर क्या करना है, जे और के वाला बचा, तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहले ये ध्यान से देखना, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, तरीका है। तो यहां पर आ जाएगा B1 C2, फिर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो B2 C1, लिख लेना नोट्स बना के, C1। तो ये हमें किसका कोफिशिएंट मिल गया, आई का। अब जे का कोफिशिएंट लिखना है तो जे वाला ब्लॉक कर देना है, तो ये और ये बचे, आई वाला और के वाले। अब क्या करना है, ऑर्डर चेंज कर देना। पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई किए थे, बाद में ये, अब इसको ब्लॉक करने के बाद पहले ये, मतलब A2 C1, अब ये A1 C2, तो माइनस A1 C2। अब बारी आई के कैप की, तो के वाला ब्लॉक कर देते हैं और फिर ऑर्डर इंटरचेंज कर देंगे साइक्लिक। इसको किया, अब ये बचा, तो पहले ये A1 B2, फिर ये माइनस A2 B1। चाहो तो मैच करा लो, ये एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, B1 C2 माइनस C1 B2, बिल्कुल ठीक है। ये देख लो, इसमें क्या आ रहा था, C1 A2 A1 C2, इसमें देख लो A1 B2,
A2B1 A2B1। तो ये एक तरीका है मैट्रिक्स मेथड, हम यही वाला यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक प्रोसेस है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो कैसे हमें फाइंड करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये फंडामेंटल बेसिक चीजें हैं, इनको हमें डिस्कस करना है। आप लोग आप खा लो, मैं नहा लूंगा फिर मक्खी। ये खा ली। चलो। अच्छा खा